हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, अ फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 बार व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे द एयर टेम्परेचर एट द स्टेडियम वाज 5 डिग्री सेल्सियस। Assume that the volume of the football remains constant at 2500 centimeter cube. The amount of heat lost by air in a football and gauge pressure of air in a football at the stadium respectively equal to। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है कि एक फुटबॉल है जिसका प्रेशर हम लोग को दे दिया है, गेज प्रेशर। तो हम लोग इसको PG1 मान लेते हैं, जो कि 1 बार के बराबर दिया है। और 1 बार हम लोग कितना होगा, तो 100 किलो पास्कल के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद टेम्परेचर दे दिया है हम लोग को, तो T1 मान लेते हैं। ये दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 273, अगर इसको ऐड करेंगे 288 केल्विन। अब देखिए, कह रहा है कि जब अगला दिन नेक्स्ट डे अगर मैच क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो स्टेडियम का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री। तो T2 हो गया 5 डिग्री। तो 5 डिग्री में 273 ऐड करेंगे, 278 केल्विन। और एज्यूम करना है कि वॉल्यूम क्या है हम लोग का, कांस्टेंट है, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम का मान भी दिया हुआ है, तो यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2500 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे SI में। तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर cube. The amount of heat lost by air in a football and gauge pressure of air in a football at the stadium respectively equal to। तो कह रहा है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है फुटबॉल के अंदर का जो एयर है उसका टेम्परेचर, और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जो स्टेडियम है वहाँ के एयर का टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का क्या होगा, लॉस होगा। तो वो अमाउंट ऑफ हीट लॉस निकालना है। और उसके बाद प्रेशर में बदलाव आएगा, तो वो प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर P2 क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे P1 निकालते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर प्लस PATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, प्लस गेज प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, 101.3 किलो पास्कल के आसपास हम लोग लेके चलते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 201.3 किलो पास्कल। तो यहाँ से P1 इक्वल टू हम लोग को आ गया 201.3 किलो पास्कल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो हो जाएगा PV इक्वल टू MRT, ठीक है। आपको हीट रिजेक्टेड निकालना है, तो Q इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है, तो MCV डेल्टा T। तो हम लोग को क्या चाहिए, M चाहिए, कितना मास है फुटबॉल के अंदर एयर का। तो M निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो प्रेशर हम लोग निकाले हुए P1 V1 इक्वल टू MRT1 कर सकते हैं। तो हम लोग को प्रेशर P1 हो जाएगा 201.3 किलो पास्कल, ठीक है। और इनटू में हो जाएगा 2500 गुना 10⁻⁻6, जो कि वॉल्यूम दिया हुआ है। M तो निकालना ही है, R का वैल्यू हो जाएगा 0.287, और T1 हम लोग को क्या दिया हुआ है, 288 केल्विन। तो यहाँ से अगर हम लोग M कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 201.3 गुने 2500 गुना 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय 0.287 और इंटू 288। अब हम लोग यहाँ से अगर M कैलकुलेट करेंगे तो M आ जाएगा हम लोग को 6.089 इंटू 10⁻⁻3 kg। तो ये हो गया M। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हीट एक्सचेंज जो हुआ वो निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द एयर इन फुटबॉल। तो ये हो जाएगा MCV डेल्टा T। तो M हम लोग को पता है 6.089 इंटू 10⁻⁻3, और CV यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वैल्यू जो होता है एयर के लिए वो भी पता है 0.718। और डेल्टा T क्या हो जाएगा, 288 माइनस जो हम लोग को T2 है आया 278। तो डिफरेंस तो पूरा 100 का ही हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग Q निकालेंगे तो Q आ जाएगा हम लोग को 43.7 जूल। तो एक आंसर तो ये हो गया हम लोग को।
अब प्रेशर पूछ रहा है। अच्छा, ऑप्शन में मैच कराएंगे इसको, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन में ये दिया हुआ है और सेम आंसर जो है वो दूसरा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो केवल एक निकाल के भी हम लोग कह सकते हैं कि डी हम लोग का आंसर है। लेकिन 43.7 जूल अगर दूसरा ऑप्शन में भी दिया रहता तो हमको दूसरा आंसर निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो प्रेशर निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि P2 निकालने के लिए तो हम लोग इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। और चूंकि हम लोग को वॉल्यूम कांस्टेंट बताया है, इसका मतलब V1 V2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तो बराबर ही होगा। तो इक्वेशन हम लोग के पास बचेगा P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। तो यहाँ से अगर हम लोग P2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा P1 बाई T1 इंटू में आ जाएगा P2। तब P2 निकालने के लिए यहाँ से सबका वैल्यू रख दीजिए। P1 का वैल्यू हम लोग को पता है 201.3 किलो पास्कल है, T1 का वैल्यू 288 है और T2 का वैल्यू हम लोग को 278 है। तो अब यहाँ से हम अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को प्रेशर का जो वैल्यू है 93 किलो पास्कल आ जाएगा, और जिसको दूसरा यूनिट में चेंज करके हम लोग 93 बार लिख सकते हैं, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv फॉर अ गैस रिप्रेजेंट्स। कह रहे हैं कि ये जो Cp माइनस Cv इक्वल टू R हम लोग पढ़ते हैं, ये गैस के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए Cp माइनस Cv पढ़ते हैं R, और हम लोग जानते हैं Pv इक्वल टू RT, यानी कि m यूनिट ले लिए हैं, एक ले लिए हैं वैल्यू। तो Cp माइनस Cv R का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो यहाँ से R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Pv बाई T। तो इसको लिख सकते हैं Pv बाई T। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू Pv बाई T लिख सकते हैं। और ये Pv हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल वर्क रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हो गया कि Cp माइनस Cv भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सटर्नल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेस्ड एयर कमिंग आउट फ्रॉम अ पंचर्ड फुटबॉल। तो क्या होगा, यानी कि ये डैश में क्या भराएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि बिकम हॉटर, बिकम अ कूलर, कह रहा है कि रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर, मे बिकम हॉटर और कूलर डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। देखिए, तो मान लीजिए कि ये टायर है और यहाँ से पंचर हो रहा है, यहाँ से एयर निकल रहा है। तो एयर को निकलने के लिए आसपास जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको रिमूव करना पड़ेगा उस जगह से, तभी तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर पाएगा, क्योंकि टायर के अंदर तो बहुत हाई प्रेशर पे रहता है एयर भरा हुआ। तो आपको एटमॉस्फेरिक एयर से जहाँ को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो टायर में भरा हुआ एयर है उसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। वर्क कौन करेगा, कहाँ से एनर्जी लाएगा, तो जो उसके पास है उसी एनर्जी से वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के ऊपर वर्क करेगा। और जब वर्क करेगा तो इसका मतलब है कि उसके एनर्जी में डिक्रीज होगा, और एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि वो कूलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर आर मार्क्ड ऑन अ टेम्परेचर स्केल P 130 degree P and minus 20 degree P respectively. What will be the reading on this scale corresponding to 60 degree Celsius on Celsius scale? तो देखिए ये हो गया हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट, और ये स्केल मान लेते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो स्केल हम लोग को दिया है P वाला, इसमें यहाँ पे क्या दिया है 130 डिग्री P, और यहाँ पे दिया है माइनस का 20 डिग्री P। और यहाँ पे हम लोग डिग्री सेल्सियस में जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग का, और 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है फ्रीजिंग का। और पूछ किसके रहा है, 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है कि P में वैल्यू क्या आएगा। तो लेट की P ही मान लेते हैं इसको। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। अब जैसे जैसे इधर किए हैं इक्वल टू में सेम चीज़ उस साइड कर देंगे, तो हो जाएगा 130 माइनस P और 130 माइनस 20। तो ये तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस करके, तो ये हो जाएगा 130 माइनस P और डिवाइड बाई हो जाएगा 130 प्लस का 20। तो इधर से हम लोग करेंगे तो ऊपर में बचेगा 40, नीचे बच गया 100 इक्वल टू हो गया 130 माइनस P 150। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 15 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो हम लोग को बचेगा 130 माइनस P 15 चौका 60। तो इधर से हम लोग P निकालेंगे तो हो जाएगा 130 माइनस 60, और 130 माइनस 60 हो जाता है 70। तो P इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री P। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which gas among the following has the highest value of adiabatic index? एडियाबेटिक इंडेक्स क्या होता है? गामा। गामा किसको बोलते हैं? Cp/Cv। ये जो गामा का वैल्यू है हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए, फिर उसके बाद हो जाता है डाईएटॉमिक गैस के लिए, उसके बाद हो जाता है ट्राईएटॉमिक बोले या फिर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। तो सबसे ज़्यादा होता है मोनोएटॉमिक के लिए। तो इस दिया हुआ जो ऑप्शन इसमें खोजिए कि मोनोएटॉमिक गैस कौन सा है। ये तो लिखते हैं O2, इसको लिखते हैं N2, इसको लिखते हैं CH4 और हीलियम को लिखते हैं He। He क्या हो गया हम लोग को? मोनोएटॉमिक गैस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकुलर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ R इज 0.280 किलो जूल पर केजी केल्विन and value of gamma is 1.375. The value of Cp and Cv are respectively in kilojoule per kg Kelvin। देखिए हम लोग को वैल्यू दिया क्या सब है? R इक्वल टू दिया हुआ है 0.280 किलो जूल पर केजी केल्विन और गामा इक्वल टू दिया हुआ है 1.375। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है? निकालना क्या है? Cp एंड Cv का वैल्यू ही पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं Cp माइनस Cv R होता है इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन जानते हैं Cp डिवाइड बाई Cv इक्वल टू गामा होता है इक्वेशन 2। हम लोग को R पता है, गामा पता है, दो इक्वेशन मिल गया, दो वेरिएबल Cp एंड Cv है, आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और यहीं से कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग यहाँ पे Cp निकालेंगे तो Cp को क्या लिख सकते हैं? गामा इंटू Cv और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं Cp की जगह पे। तो हो जाएगा गामा इंटू Cv माइनस Cv इक्वल टू R। वैल्यू रख दीजिए, गामा दिया है 1.375, दोनों का यूनिट सेम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सेम ही यूनिट में पूछ रहा है। तो और इसका इनटू में हो जाएगा क्या? Cv। Cv का वैल्यू क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो निकालना है। तो Cv माइनस Cv इक्वल टू R का वैल्यू दिया हुआ है 0.280। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो 0.375 Cv इक्वल टू 0.280। Cv इक्वल टू हो जाएगा 0.280 डिवाइड बाई 0.375। अब यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो Cv इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 0.7467 करके। खोजिए Cv इक्वल टू, ये क्या दिया? Cv दिया है, बाद में सेकंड वाला वॉल्यूम खोजेंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया हुआ है। और सेम ऑप्शन जो है, सेम आंसर दूसरा ऑप्शन में नहीं दिया है तो केवल इसको निकाल के हम लोग इसको आंसर टिक कर सकते हैं। बट अगर यही दूसरा ऑप्शन में भी दे देता वैल्यू तब दिक्कत हो जाता। तो हम लोग Cp कैसे निकालेंगे? अब देखिए Cv हम लोग को मिल चुका है तो Cp निकालने के लिए हम लोग गामा इंटू Cv कर सकते हैं। गामा हो गया 1.375 इंटू Cv हो गया 0.7467। तो यहाँ से Cp अगर हम लोग निकालें तो 1.0267 आ जाएगा और ये हम लोग को डी नंबर में आंसर दिया हुआ है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एस्पेक्ट डज नॉट प्रिटेंड टू फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। कह रहा है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन सा चीज नहीं होता है। तो देखिए फ्री एक्सपेंशन में हीट एक्सचेंज 0 होता है, वर्क ट्रांसफर 0 होता है, इसके बाद प्रेशर घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बोले तो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक ही नंबर में कह रहा है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो तो चेंज होता है, घटता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 अंडर द कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू। तो प्रेशर कांस्टेंट है और हम लोग को वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 हो जाता है जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ इंड स्टेट डिपेंड्स ऑन। ये एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब एडियाबेटिक कह रहा है तो ये हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो अब यहाँ से डेल डब्ल्यू देखें तो माइनस डी यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब हो गया चेंज इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉपर्टी कैसा फंक्शन है? ये है पॉइंट फंक्शन।
ठीक है। और पॉइंट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो केवल इंड स्टेट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में देखिए द इंड स्टेट ओनली दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is true for reversible polytropic process। तो देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है पीवी के पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मोर देन वन चीजें वेरी करते रहती है, ठीक है। जैसे आइडियाबैटिक बोले तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हम लोग आइसोथर्मल बोले तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पॉलीट्रॉपिक में ऐसा नहीं होता है। हम लोग का जितना भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है सारे प्रोसेस को हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं केवल n का डिफरेंट वैल्यू के साथ। लेकिन जनरली क्या होता है कि 1 लेस देन n लेस देन गामा, ठीक है, यानी कि n का जो वैल्यू होता है वो 1 और गामा के वैल्यू के बीच में रहता है, तो उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें चेंज होती है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है, वर्क ट्रांसफर भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक और जीरोथ लॉ वाला सवाल था वो सारे के सारे पढ़ लिए। कुछ सवाल थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से भी आए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले